वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी जीत के करीब जा रही है, लेकिन साथ में विकेटें भी गंवा रही है और काफ़ी सफ़र मुश्किल बनता जा रहा है। 178 पर उसके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के लिए। अच्छा मुश्तबा, जब हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, अभी तो मैच पर भी हम आते ही हैं थोड़ी देर में, लेकिन पॉइंट्स टेबल को जब हम देखते हैं कि आज के मैच से आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे नेक्स्ट वाला मैच जो है ना वो बहुत बड़ा अहम है। देखिए, हर मैच अहम है। और अब मेरे ख्याल से जितने भी टीमें सिवाय कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान के जितने भी मैचेस हैं वो डू और डाई है हर टीम के लिए। पेशावर अगर आज का मैच हारता है तो कल उनके लिए मस्ट विन होगा, और अब सिर्फ मस्ट विन नहीं होगा बल्कि एक अच्छे रन रेट से जीतना भी उनके लिए ज़रूरी होगा। तो अगर वो हारता है तो लाहौर कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाएगा कि ठीक है, कल हमने सिंपल एक मैच जीतना है और वो प्ले ऑफ में जगह बना लेंगे। इसी तरह अगर कराची की बात करें तो कराची के लिए भी मैच इतना ही अहम है जितना पेशावर और लाहौर के लिए है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट्स टेबल के देखें तो कल का जो मैच है दिन का वो तो एक डेड रबर मैच है। कोयटा अपना क्वालिफाई कर चुका है, जबकि मुल्तान जो है वो आखिरी मैच खेलकर इस PSL का सीजन से बाहर हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी मैच है ना उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मैच हार गए तो नेक्स्ट पे देखते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त सब मैचेस जो हैं वो डू और डाई हैं। जो भी टीम खेलेगी वो यही सोच के खेलेगी। आज के मैच पर आते हैं, क्योंकि जो ही ये मैच का कोई नतीजा आ जाएगा अगर हमारे शो के दौरान, तो फिर उस पर मजीद बात कर लेंगे पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन अभी कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज क्या हुआ कि एक जबरदस्त टारगेट दिया कराची किंग्स ने? पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी कमजोर है या फिर कराची किंग्स की बैटिंग इतनी अच्छी हुई और उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी है कि वो अहलियत और सलाहियत दोनों ही रखती है कितने रन कर सके? देखिए, पेशावर को यह समझने की जरूरत थी कि कराची कहां पर स्टैंड करती है। हमें तो समझ आ रही थी कि डे वन से जो ही वार्नर ने ज्वाइन किया, थोड़ा सा उनका लीन पीरियड था स्टार्ट में अगर देखें, क्योंकि पेशावर उनको जेल होने में थोड़ा टाइम लगा। वार्नर पाकिस्तान में पहली दफा खेल रहे थे PSL में, तो उनको शायद लड़कों का उस तरह से पता नहीं था। उन्होंने बैटिंग पे शुरू से ही अगर आप देखें ना, बड़ा डिफरेंटली उन्होंने बिहेव किया कि क्लियर कट उन्होंने बाहर के यानी कि फॉरेन प्लेयर्स को बैटिंग में तरजीह दी और बॉलिंग जो थी वो लोकल को तरजीह दी। इवन शुरू में एडम मिलने को उन्होंने खिलाया, वहां पर उन्होंने बाद में उसको भी बिठा दिया। जब मोहम्मद नबी को इन किया, उन्होंने आते परफॉर्म किया, तो उसके बाद उनका जो जो कमजोर पहलू था ना कराची का, वो सिर्फ ये था कि उनकी बॉलिंग सारी की सारी एक ही टाइप की थी। अगर आप देखें तो अब्बास अफरीदी, हसन अली, फवाद अली, एडम मिलनी, सारे राइट आर्म मीडियम पेसर थे। कोई आउट क्लास पेसर नहीं था। उनके पास स्पिन में कोई बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन जब वार्नर उसके साथ जेल हो गया टीम के साथ बतौर कप्तान, तो फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी इतनी आला रही कि जब उन्होंने 235 34 या 35 जो मुल्तान के खिलाफ चेज किया था, तो फिर उसके बाद कराची एक वाज़े तौर पर बड़ा कंटेंडर बनकर सामने आ गया था कोयटा के साथ साथ। तो पेशावर ने बेसिकली अंडर एस्टिमेट किया या उनको समझ ही नहीं है। अंडर एस्टिमेट तो मेरा नहीं ख्याल किया, लेकिन बाबर आजम डॉक्टर साहब आउट हो गए हैं यहाँ पर कि किस टीम को किस तरह से पकड़ना है, ये बिल्कुल उनके थिंक टैंक को समझ नहीं। हालांकि मेरे ख्याल में वहां पर इंतजाम उल हक, मोहम्मद अकरम, मुश्ताक अहमद, इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं शायद, लेकिन वो कुछ ना कुछ समझने से कासिर हैं। आज के मैच में अगर ले लें तो आपको पता है कि कराची की बैटिंग इतनी बड़ी है कि 200 प्लस वही टीम है जो करती भी है, पहले भी करती है और चेज भी करती है। फिर आप उसको पहले बैटिंग दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये काफी एक अजीब सा फैसला है। आपके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है बॉलिंग में। सिवाय आज की परफॉर्मेंस देखें तो अली रजा ओवरऑल ठीक जा रहे थे, लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस भी शेक कर दिया। सिवाय लूक वुड के किसी ने कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की, बल्कि 15-15, 14-14, 15-15, 16-16 रन के एवरेज के साथ आज वो स्कोर खा रहे हैं। तो यहाँ पर कसूर मेरे ख्याल थिंक टैंक का टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग देना और वार्नर का एक अग्रेशन के साथ। लगता है कि वार्नर ने भी जंग को जरा पर्सनल सा लिया है कि हमारी क्रिकेट को खराब किया तूने PSL को, तो हम जवाब जरूर देंगे। और जिस खूबसूरती के साथ वापस आई है कराची, मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ी कंटेंडर है फाइनल के लिए कोयटा के साथ। आप बहुत बड़ी बात करें डॉक्टर साहब। मुश्तबा, जब हम बात करते हैं आज के मैच की, तो उसमें इतने ज़्यादा रन्स करवा देना, पहले 237 रन, 238 का टारगेट सामने आ जाना, कमज़ोर बॉलिंग थी या बैटिंग भी बहुत अच्छी करके आज कराची? मेरे ख्याल से जब वार्नर खेलते हैं तो लुकमान भाई उसके बाद फिर दूसरी टीम के पास चांस नहीं होता कमबैक करने का। वार्नर ने अपने पूरे इंटरनेशनल कैरियर में भी देखा है, जब वो परफॉर्म करते हैं और स्पेशली जब पाकिस्तान के खिलाफ करते थे तो पाकिस्तान मैच वो एक साइड से हार जाता था। आज पेशावर के साथ भी कुछ ऐसे, उन्होंने टॉस जीत कर जब पहले बैटिंग का फैसला किया तो वार्नर ने वहीं पे आधा मैच जीत लिया था मेरे ख्याल से। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने कंडीशंस इंतहाई साजगार थी बैटिंग के लिए, उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की। इसके साथ 237 का जब पहाड़ खड़ा कर दिया तो पेशावर जाहिर सी बात है शुरू से अंडर प्रेशर था। T20 मैच में 237 जैसा पहाड़ हदफ अबूर करना कोई आसान काम नहीं है। और जब आपकी टीम में बाबर आजम जैसे प्लेयर हो जो निस्बतन आज अच्छा खेले, 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन जब तक बाबर आजम खड़े थे तो पेशावर का चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा था।
उन्होंने अब अच्छा, ये आप बड़ी अजीब बात कह रहे हैं कि बाबर आजम देखें यार, आज तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, 49 बॉल पे 94 रन, 94 रन किए हैं। आज अच्छी नहीं खेली है, इसमें कोई शक नहीं है बाबर आजम का, लेकिन फिर भी मुश्तबा कह रहे हैं कि वो अगर क्रीज पर रहते तो उनके लिए मुश्किल थी। मैं समझता हूँ कि आज तो यार उनके बहुत अच्छी इनिंग रही है उनकी। आज बहुत अच्छी नहीं खेली, अभी आउट हो गया, लेकिन वो हमेशा की तरह मैच फिनिश नहीं कर सकते। मैं उनके पूरा कैरियर देख लिया अगर, तो वो एक अच्छी, जब भी कोई बड़ा टारगेट हो अच्छी इनिंग जरूर खेलेंगे, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सकते। चलें, और आज भी उन्होंने यही किया। कर सकते हैं। मुश्तबा कह रहे हैं कि आज तो बड़ी अच्छी नहीं खेली है, 49 पे 94 किए हैं, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाते। बाबर आजम आउट हो गए हैं। सर, आज तो मेरे ख्याल में उन पर तनकीद नहीं बनती, या फिर बनती है उन पर बात करना इस तरह से? देखिए, जब आप थिंक टैंक का हिस्सा होते हैं, तनकीद तो आपको सहना पड़ती है। जब आप पर तकिया किया बैठी होती है टीम, तो तब भी आप पर तनकीद बनती है। और जब आप पिछले 3 साल से तनकीद की जद में हैं, तो आपको इसका जवाब बैट से देना पड़ेगा। नो डाउट उन्होंने अच्छी नहीं खेली, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द मैच हम देखेंगे यही कि रिजल्ट क्या रहा, कि पेशावर आगे क्वालिफाई कर गया या नहीं किया। क्या बाबर की इनिंग विनिंग कॉज के लिए थी या लूजिंग कॉज के लिए थी? जब ये सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अपने इंडिविजुअल स्टैट पैडिंग के लिए, नजर आने के लिए, दिखाने के लिए 200 का स्ट्राइक, एवरीथिंग इज, हम ये भी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट कह सकते हैं कि क्या बाबर के अलावा बाकी 10 प्लेयर नहीं थे, जो बहुत सारा बात हो भी रही है, उन पर होती रहती है हमेशा। नो डाउट के बाकी 10 प्लेयर भी थे, लेकिन बाकियों पर तनकीद इस लिहाज से कम होती है कि आप मैच को फिनिश करके जाएं, या कहीं आप 200 के स्ट्राइक रेट के बावजूद अगर आप पहले से एक्सीलरेट नहीं करते, 237 को चेज करते हुए, तो लेकिन मैच इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। 9 बॉल पे 47 रन चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। मैच बिल्कुल करीब आ चुका होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है बाबर आजम की टीम के लिए। बाबर आजम अच्छा खेले, 94 रन किए। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।